दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स। कमर्शियल मैथमेटिक्स में रेशियो के जो पार्ट की वीडियोज अभी चल रही हैं कंटिन्यू, आज ये उसकी चौथी वीडियो है। आज पिछले 3 वीडियोज में हमने बात की। पहले वीडियो में हमने बेसिक्स देखे, दूसरे वीडियोज में हमने बेसिक्स से रिलेटेड कुछ सवाल देखे कि बेसिक्स को करना कैसे है। तीसरे वीडियो में हमने एसएससी और रेलवे के कुछ ऐसे सवाल देखे जो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे और जो रेशियो को वैल्यू में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो आपको सिखाया गया। अब इस रेशियो में हम थोड़ा सा उससे आगे की बात करते हैं। आइए देखते हैं कुछ सवाल। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अभी बात हो रही है किसकी? थैले में। ये पहले में नहीं है, ये पूरा मामला क्या है? थैले है। ये थैले लिख कर दीजिएगा आप, थैले में। सवाल आपका हो रहा है ये सिक्कों से संबंधित। सिक्के में क्या है? जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 50-50 पैसे के 20 सिक्के हैं, मतलब आपके पास कुल रुपए कितने हो जाएंगे? क्योंकि 50 पैसे की वैल्यू कितनी है? 0.5। हम ये मान के चलते हैं कि जो पैसे वाला मामला है उसमें 2 अंकों के बाद आपको दशमलव लगाना है। 50 पैसे में 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे 0.50, या आप उसको बोलेंगे 0.5। 25 पैसे को 0.25। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि 50 पैसे के 20 सिक्के हैं, इन द सेंस 0.5 इंटू 20 आप हल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 10। या मैं आपको बोलूं कि आपके पास कुल मिलाकर के 5 रुपए हैं, लेकिन जो सिक्के हैं वो सब 25-25 पैसे के हैं, तो आप क्या, मतलब क्या हुआ? 1 रुपए में 4 25 पैसे के सिक्के, तो 5 रुपए में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20। मतलब अगर मैं रुपयों की बात करूं तो रुपये बराबर हो जाएगा एक सिक्के का मान और गुणे सिक्कों की संख्या। और अगर मैं बात करूं संख्या की, तो संख्या बराबर हो जाएगा रुपया का मान बटे एक सिक्के का मान। ये हो जाएगा। बस आपको वैल्यू में जब पैसों की बात की जाएगी तो आपको यह बात याद रखनी है कि लास्ट से 2 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगा देना है। कुछ ऐसे ही सवाल आपके इसमें है। एसएससी में अक्सर, रेलवे, स्टेट एसएससी, सभी में यह सवाल एक जरूर आता है और लगभग लगभग हर एग्जाम में पूछा गया है। मैं बात करता हूं, अगर इस पर्टिकुलर सवाल की, इसे आप लोग नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब सवाल इसी के बेस पे चलेगा। सवाल आपको बोल रहा है द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, 50 पैस एंड 25 पैस इन अ बैग आर इन द रेशियो ऑफ 1:3:6। इफ द टोटल इन द बैग is rupee 324, then find the number of coins of each type। मतलब 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। अनुपात कितना है? 1:3:6 का। टोटल जो बैग में रुपए हैं उनका वैल्यू कितनी है? 324। आपको किसकी वैल्यू दी गई है? रुपए की। और रुपए बराबर होता क्या? एक सिक्के का मान और सिक्के की संख्या। फिर आपसे पूछा गया द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। चलिए सवाल करते हैं। क्या बोल रहा है सवाल हमसे? सवाल हमसे बोल रहा है, पहले तो मैं सिक्के के मान की बात करूं। सिक्के का मान कितना है? एक का है 1 रुपया, एक का है 50 पैसा और एक का है 25 पैसा। इनकी जो संख्या है, ये संख्या कितनी है? इसकी है 1, इसकी है 3 और कितनी है? इसकी है 6। तो जो रुपया बनेगा कितना बनेगा? इसका बनेगा 1 गुणे 1 मतलब 1 रुपया। इसका कितना बनेगा? 0.5 इंटू 3 मतलब 1.5 रुपीज। इसका कितना बनेगा? 0.25 इंटू 6 मतलब ये कितना बनेगा? 1.5 रुपीज। अब अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो वैल्यू कितनी है? 4 की वैल्यू कितनी है? 4। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी है? 324। मतलब ये जो 4 है ये 324 के बराबर होना चाहिए। तो अगर आप इसे हल करेंगे तो मान कितना आ जाएगा? 81। अब अगर आपसे संख्या पूछी गई है तो इस 81 का गुणा आप नंबर्स में कर दीजिए। अगर आपसे रुपए पूछे गए हैं
तो रुपए में कर दीजिए। यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ कॉइन्स, संख्या ये है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 81 गुणे 1, मतलब 1 रुपए के कितने सिक्के हैं 81। अगर इसकी वैल्यू पूछी जाएगी तो 81 गुणे 3, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 243। अगर इसकी वैल्यू पूछी जाएगी तो 6 गुणे 81, मतलब 6 एकम 6, 6 अठे 48, तो इसके सिक्कों की संख्या कितनी है 486। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही है। 2 रुपए, 1 रुपए, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 2, 3, 4, कुल 3600 रुपए। वैल्यू किसकी दी गई है, रुपए की, मतलब आपको रुपए ही निकालने हैं। तो वैल्यू कितनी है 2 रुपया, 1 रुपया और कितने की है ये 25 पैसे की। संख्या कितनी है 2, 3 और 4। तो रुपया आपका कितना बनेगा 2 गुणे 2 मतलब 4, 1 गुणे 3 मतलब 3 और 0.25 इंटू 4 मतलब कितना है 1। तो 4, 3, 7 और 1 8, और ये 8 की वैल्यू दी हुई है 3600। अगर आप इसे हल करेंगे 8 चौके 32, 8 पंचे 40, वैल्यू कितनी हो गई 450। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर पूछ रहा है तो इसके नंबर्स कितने हैं 450 गुणे 2, मतलब ये टोटल कितने सिक्के हैं 900। इसकी वैल्यू कितनी है 3 गुणे 450, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1350। ये कितना है 4 गुणे 450, मतलब ये कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 चौके 16 और 2 18, मतलब 25 पैसे के सिक्के कितने हैं 1800। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है किसी थैली में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25, द वैल्यू ऑफ द कॉइन्स ऑफ 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे इन अ बैग इज इन द रेशियो ऑफ 5:7:11, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इफ देयर द टोटल 378 कॉइन्स, ध्यान दीजिएगा यहां पर सिक्कों की संख्या दी गई है, पहली बात। दूसरी बात आपको दी गई है द वैल्यू ऑफ कॉइन्स, किसी थैली के एक सिक्के के रुपयों का मान, किसकी बात हो रही है रुपए के मान, मतलब ये क्या है रुपया है। आपको रुपया दिया गया है, आपको एक सिक्के की वैल्यू दी गई है, और फाइनली जो आपको दिया गया है वो क्या दी गई है सिक्कों की संख्या। अभी मैंने आपको बताया कि संख्या बराबर क्या होगा रुपया एक सिक्के का, ये बताया मैंने अभी आपको। अब सिक्के कितने कितने के हैं भाई 1 रुपए के हैं, 50 पैसे के हैं और कितने के हैं 25 पैसे के हैं। ये रुपए, ये क्या है सिक्के हैं। रुपए कितने हैं, रुपए कितने हैं तो ये 5, ये 7 और ये 11। तो इनकी जो संख्या होनी चाहिए रुपया बटे सिक्के का मान, मतलब 5/1, 7/0.5, 11/0.25। इसको हटाएंगे 100 का गुणा, इसको हटाएंगे 10 का गुणा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 5, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 25 चौके 100, 11 चौके 44, मतलब हमारे हिसाब से जो रुपया है 5 4 9 4 13, 1 1 2 4 2 6 63, लेकिन एक सवाल के अकॉर्डिंग कितने हैं 378। अब देखिए जब काटने की बारी आती है तो आप इसको छोटा मोटा कर, 3 छके 18, 6 का गुणा करके तो देखिए 6 3 18, 6 6 36 1 37, मतलब 1 की वैल्यू किसकी है 6 के बराबर। अब आपसे पूछा क्या है नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स कौन सी है ये वाली है, यही है नंबर ऑफ कॉइन्स। तो ये कितनी हो जाएगी 5 गुणे 6 मतलब कितना 30, ये कितनी हो जाएगी 14 गुणे 6 मतलब कितना 84, ये कितना हो जाएगा 44 गुणे 6, 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 2 26, 264। और यही आपके सवाल का जवाब होगा 30, 84 और 264। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है किसी थैली में 2 रुपया, 1 रुपया तथा 50 पैसे के सिक्के के रुपयों का मान, यहां पर भी वही है मामला, क्या है 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसा। रुपए का मान दिया हुआ है, रुपए का मान कितना दिया हुआ है भाई, रुपए का मान दिया हुआ है 3, 2 और 1, और बाद में क्या दिया हुआ है सिक्कों की संख्या दी गई है, संख्या दी गई है, बताओ आपको भी संख्या निकालनी है। तो ये कितना 3/2, ये कितना 2/1 और ये कितना 1/0.5, 10 का गुणा, इसको करेंगे तो ये कितना 1.5, ये कितना है 2, 5 दूनी 10, ये कितना है 2। अगर आप इनको जोड़ देंगे
तो ये वैल्यू कितनी है 5.5 और सवाल में ये वैल्यू आपको दी गई है 5500। दशमलव हटाएंगे कितना 5500 ही था ना 550 सॉरी, दशमलव हटाएंगे एक जीरो ऐड हो गया, काटेंगे तो एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 100 के बराबर। मतलब यहां गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 100, मतलब इसकी वैल्यू यहाँ सिक्कों की संख्या कितनी है 150, यहाँ सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 200 और यहाँ भी सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 200 और यही आपके सवाल का जवाब है। बात करते हैं अगले सवाल की। ए बी सी की मासिक आय द मंथली इनकम ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 2:3:4 and the monthly expenses are in the ratio of 4:5:6 respectively. If A saves 25% of his income, then find the ratio of their savings. बड़ा मजाक सा सवाल आपको लग रहा होगा कि एक आदमी कमाता कितना है 2 रुपया और खर्चा कितना करता है 4 रुपया, लेकिन ये वास्तव में अनुपात है, ये उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास 1000 रुपए, आपके पास 2000 रुपए, रेशियो 1/2 का ही है। मेरे पास 100 रुपए, आपके पास 200 रुपए, तब भी रेशियो 1/2 का ही है। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि मेरे पास जो पैसे हैं और आपके पास जो पैसे हैं उसका रेशियो 1/2 है, तो आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि मैं 1000-2000 की बात कर रहा हूं कि 100 और 200 की बात कर रहा हूं। यहां पर हमें जरूरत पड़ती है मल्टीप्लाइंग फैक्टर की। पहले वाली स्थिति में जब 1000-2000 था तो वहां मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना था 1000 था। जब मैं 100 और 200 की बात कर रहा था, यहां पर भी रेशियो 1/2 है, तो यहां पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 100 का। और यही डिफरेंस है यहां पर सवाल में जो आपको कहा जा रहा है। अगर मान लीजिए मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि 3 लोग हैं, 2 लोग हैं, अगर इनकी जो आय है, एक की है 1000 रुपया, दूसरे की है 2000 रुपया, मतलब रेशियो है 1/2 का। अब मान लीजिए ये आदमी खर्चा कर रहा है 900 रुपया और ये आदमी खर्चा कर रहा है 1300 रुपया। ये क्या है, ये मैं बोल रहा हूं आय है और ये क्या है, ये व्यय है। तो इसका जो रेशियो है व्यय का वो कितना हो जाएगा 9:13। तो क्या हम इसको देख के ये कहेंगे कि ये 1 रुपए कमा के 9 रुपए खर्च कर रहा है? नहीं, यहाँ पर जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उसका गेम है। यहाँ का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1000, यहाँ का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 100 है। मतलब वास्तव में यहाँ पर गुणा कितने का है 1000 का और यहाँ पर गुणा कितने का है 100 का। अगर मैं इनका रेशियो देखूं तो ये कितना है 10 और 1 का। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कमा रहा है 10 रुपया, ये 20 रुपया और ये कमा रहा है 9 और 13। मतलब जो बचत कर रहे हैं ये 7 और 7 की बचत, सॉरी 1 और 7 की बचत। यहाँ पे भी आप देख लीजिए ये कितना है 100 और बचत कितने की है, इसकी कितनी की है 700। ये बचत है और बचत का जो रेशियो है वो कितना है 1:7 का, 1:7 का। वही चीज आपसे पूछी जा रही है, इफ ए सेव 25% ऑफ हिज इनकम देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स। अब अगर मुझे यहाँ पर बचत निकालनी है तो मुझे मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना पड़ेगा और मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए आपको जो हिंट दिया गया है वो क्या दिया गया है 25%। इफ ए सेव्स 25%, अगर 25% खर्च कर रहा है मतलब 25% बचा रहा है, इसका मतलब यह है कि वो खर्च कितना कर रहा है 75%। किसका, अपनी आय का। और उसकी आय कितनी है, एक ही 2 है और उसका खर्च कितना है 75% और व्यय दिया कितना है 4। मतलब 2 का 75% 4 के बराबर होना चाहिए। अब यहां थोड़ा सा एक चीज आपको करनी पड़ेगी, वो ये है चूंकि आय और व्यय का मामला है, दोनों में रेशियो परसेंटेज लगे हुए, तो आपको करना ये है कि इसको आप x ले लीजिए, इसको आप y ले लीजिए। मतलब 2x का 75% 4y के बराबर होना चाहिए। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा x/y, मतलब आय और व्यय का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जैसे हमने यहां निकाला था कि इसका 10 था और इसका कितना था 1 था। अब बात करते हैं हम सवाल की। आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए क्या कह रहा है सवाल। सवाल हमसे ये कह रहा है कि जो ए बी और सी है इसकी जो आय का अनुपात है वो कितना दिया हुआ है 2, 3 और 4। और इसका जो एक्सपेंस है मतलब जो व्यय का अनुपात दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 4, 5 और 6। अब यहां पर बोल रहा है ए 25% बचाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए 75% खर्च करता है।
ए अगर 25% बचाता है, इसका मतलब वो 75% खर्च करता है। ए की आय कितनी है? 2 है। इसको आय कितनी है? 2x। और ये अगर 75% खर्च करता है, मतलब ये जो खर्च है वो कितना है इसका? 4y। अब अगर यहां से आप हल करोगे तो 75% की वैल्यू आपको भी पता है कि 3/4 होती है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये 6x बराबर 4 चौके 16y, ये 3, ये 8, मतलब x इज टू वाई बराबर हो जाएगा 8:3। मतलब इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8 है और इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3 है। अब अगर मैं बात करूं आय की, तो अब आय इसकी कितनी हो गई? आय हो गई 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौके 32। जो व्यय है वो कितना हो गया? व्यय कितना हो गया? 3 चौके 12, 3 पचे 15 और 3 छके 18। तो जो बचत है वो क्या होती है? आय और व्यय का माइनस कर दो। तो इसको आप माइनस कर दीजिए। 16 में 12 गया 4, 24 में 15 गया 9, 32 में 18 गया 14। और यही आपके सवाल का जवाब था जो कि आपसे पूछा गया था। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। इसलिए इस सवाल को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में नहीं आए तो इसको 1-2 बार आप बिना देखे करने की कोशिश कीजिए। मुझे यकीन है कि ये सवाल आपके दिमाग में अगर एक बार बैठ जाएगा तो फिर वो कभी आपके दिमाग से निकलेगा नहीं। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे कह रहा है, एक व्यक्ति अपने 4 पुत्रों ABCD के बीच, सॉरी, एक व्यक्ति अपने 4 पुत्रों, a man divided 2 money among his 4 sons A, B, C and D. The first divided the money in the ratio of 4:3:1 and the second in the ratio 5:6:7:8. First money is doubled. क्या बोल रहा है? दूसरा धन पहले धन का डबल है। First money is doubled then, नहीं, क्या बोल रहा है? दूसरा धन पहले धन का, इसको आप ऐसे कर लीजिए, सेकंड मनी is doubled of first, then find who got the most money. ये फर्स्ट की जगह सेकंड है और यहां पर आपको इतनी चीजें इज डबल ऑफ फर्स्ट ऐसा कर लीजिएगा। अब देखिए, किसी भी चीज को 2 गुना या 4 गुना तो आप तब करोगे ना जब वो बराबर होगी। और यहां पर कुल मनी की बात की गई है, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं है। तो पहले तो 4 लोग हैं तो हम तो कुल मनी निकालेंगे। तो पूरा धन जो बटा हुआ है पहले तो उसका सम हमें चाहिए, फिर वो जब सम निकल जाएगा तो उस सम को हमें बैलेंस करके बराबर करना पड़ेगा। और सम को बराबर करने का तरीका क्या है? 2 संख्याओं को बराबर करने का तरीका है एलसीएम निकालना और दोनों ही संख्याओं को उस एलसीएम के बराबर कर देना। पहले तो हम उसे बराबर करेंगे, क्या से? एलसीएम लेके। एलसीएम किसका लेंगे? सम का। सब का एलसीएम लेंगे, पहले सम निकालेंगे, फिर एलसीएम निकाल के दोनों को बराबर करेंगे, फिर दूसरा धन डबल है तो उसे डबल कर देंगे। आइए देखते हैं कैसे करना है। सवाल आपको कह रहा है 2 व्यक्ति 4 लोग हैं A, B, C और D। उनके पिताजी ने जो पहला धन दिया है, फर्स्ट धन जो है वो कितना? 4, 3 और 1। और जो दूसरा धन है वो कितना है? 5, 6, 7 और 8। मैंने क्या बोला पहले? इन दोनों धनों को। तो ये टोटल धन है कितना भाई? 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10। ये वाला टोटल 5, 6, 13, 13, 7, 20 और 28। ये दोनों इतना इतना। अब आपको कह रहा है सवाल कि जो दूसरा धन है वो पहले धन का 2 गुना है, तो पहले तो इसको बराबर करो। तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो एलसीएम 10 और 28 का एलसीएम 2 से कट रहा है, 5 और 14। तो 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा? 140। तो बराबर करने के लिए मुझे इस पार्टी में कितने का गुणा करना है? यहां पर मुझे गुणा करना पड़ेगा 14 का। इस पार्टी में मुझे कितने का गुणा करना है? 5 का। अब आपको क्या कह रहा है कि जो दूसरा धन है वो पहले धन का 2 गुना, 14 और 5 का गुणा करने पे ये धन बराबर होंगे। तो अब आपको अगर इसको डबल करना है तो यहाँ 2 का गुणा और करना पड़ेगा। मतलब इन सारी संख्याओं में 14 का गुणा और इन सारी संख्याओं में 10 का गुणा। तो आप देखिए 14 चौके 56, 14 त्रिक 42, 14 दूनी 28, 14 एकम 14, 5 दूनी 10, 10 पना 50, 10 छक्के 60, 10 सत्ते 70, 10 अट्ठे 80। अब देखिए ए को जो टोटल मिला वो कितना मिला है? 106 रुपया। इसको टोटल मिला है वो कितना मिला है? 102। इसको कितना मिला है? 98। और इसको कितना मिला है? 94। मतलब सबसे ज्यादा ए ले गया और सबसे कम किसको मिला है? डी को। आपसे पूछ क्या रहा है? हु गॉट द मोस्ट मनी? सबसे अधिक धन किसको मिला? सबसे अधिक धन किसको मिला है? 106 को। मतलब हमारा जवाब हो जाएगा ए।
बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे कह रहा है एबीसी की कुल मासिक आय 14,400 रुपए है। वह अपनी आय का 80, 85 और 75% खर्च करता है। बचतों का अनुपात 8:9:20 है। तो आपको निकालना क्या है? आय ज्ञात करनी। देखिए कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाया है। जो आय दी गई है वो रुपए में दी गई है। जो उसका खर्च, आय का कितना खर्च कर रहा? 80, 85 और 75। जो खर्च दिया गया है वो 80, 85 और 75% में दिया गया है। और जो बचत दी गई है, बचत कितनी दी गई है? 8, 9 और 20। ये किस में दी गई है? रेशियो में दी गई। यहां पर अभी पिछले सवाल में भी, इसके पिछले सवाल में हमने चर्चा की कि अगर 25% खर्च करता है, इसका मतलब यह है कि वो 75% बचाता है, या वो 25% बचाता है, इसका मतलब यह है कि वो 75% खर्च करता है, क्योंकि आय को हम हमेशा 100% मान करके चलते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, इसमें थोड़ा सा परसेंटेज का यूज आ गया। एक बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर कभी ऐसा मामला हो जाए कि जैसे मान लीजिए कि अगर 20% की वैल्यू है 7 के बराबर और आपसे वैल्यू पूछ ली जाए 100% की, तो आप इसको एक बराबर ये करके और 100 बराबर मत करिए। पहले देखिए ये कितने गुना यहाँ पे हो रहा है? 5 गुना। तो जब इस तरफ 5 गुना हो रहा है तो इस तरफ भी 5 गुना होगा, मतलब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 35 की। अब आप तो यहाँ बोल देंगे कि भैया 20 पंचे 100, 7 पना 35, चलिए ठीक था। अब अगर मैं कभी आपको ऐसा बोल दूं कि भैया यहाँ 15% है और 15% की वैल्यू 21 के बराबर है, अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? 100% की। अब ये तो कट ही नहीं रहा, 15 का सीधा सीधा भाग 100 में जाएगा ही नहीं। तो जाएगा नहीं, तो आप अपने दिमाग में रखिए कि कैलकुलेशन हमेशा ऐसा दिया जाता है कि वो कहीं ना कहीं कट रहा होता है। वास्तव में ये है क्या? अगर 15% की वैल्यू 21 है, इसका मतलब ये है कि 5% की वैल्यू कितनी है? 7। मैंने दोनों को 5, 3 से काट दिया। अब 5 और 20 का भाग तो सीधा सीधा जाएगा। यहाँ पे ये कितने गुना हो रहा है? 20 गुना। मतलब यहाँ पर भी ये कितने गुना होगा? 20 गुना। मतलब 20 सत्ते 140। मतलब यहाँ पर 100% की वैल्यू 140 हो जाएगी। ये दूसरी बात है। अब इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए, वैसे ये शायद आपसे बनता भी होगा, इसको हम हटा देता हूं, क्योंकि इस कैलकुलेशन का जो इस्तेमाल है अभी इस सवाल में होने वाला है। सवाल में आपको बोल रहा है जो बंदे की टोटल आय है वो कितनी है? 14,400 रुपए। फिर आपको बोल रहा है आय का क्रमशः 80, 85 और खर्च करता है। जो उसका खर्च है वो कितना है? 80%, 85% और कितना दिया हुआ है? 75%। तो यहां से आप जब खर्च दिया ही है तो बचत भी निकाल लीजिए। तो बचत इसकी कितनी हो जाएगी? 20%, 15% और 25%। हमने कैसे निकाला? आय को हमेशा 100 रखते हैं, तो 100 में 80 को घटाया 20, 100 में 85 को घटाया 15, 100 में 75 को घटाया 25। सवाल में आपको बोल रहा बचत का अनुपात कितना है? 8:9:20। मतलब यहां पर जो बचत आपको दी गई है वो दी गई है 8, 9 और 20। अब यहीं पर आपको थोड़ा सा दिमाग खर्चा करना है। यहां पर वैल्यू जो आय होती है वो सभी की आय कितनी होती है? 100%। अब देखिए इसका 100%, ये किसका मामला था? एबीसी का। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये बात याद रखिएगा। अब देखिए 20% की वैल्यू 8 है, तो 100% की वैल्यू, मतलब यहां पर जो 20% है वो कितना है? 8 है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा भाई? यहाँ 5 का गुणा होगा तो यहाँ भी 5 का होगा, मतलब 8 पंचे 40। फिर आपको बोल रहा है 15% बराबर कितना दिया हुआ है? 9। अब इसको में इसमें भी आपको 100% ही निकालना, लेकिन सीधा सीधा तो कटेगा नहीं, थोड़ा इधर दिमाग लगा लीजिए। तो ये 5% बराबर कितना हो जाएगा? 3। जब 5% बराबर 3 तो आपको 100% निकालना है, मतलब 20 का गुणा। तो यहाँ भी 20 का गुणा, मतलब ये कितना हो जाएगा? 60। अगला दिया हुआ है 25% बराबर कितना दिया हुआ है? 20। मतलब 100% बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितने का गुणा करना पड़ेगा? 4 का। तो यहाँ भी 4 का, मतलब ये कितना हो जाएगा? 80। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो ए की आय है 20% बराबर कितना है? 8। ये अलग से लगा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। 20% बराबर 8, तो आय 100%, तो 20 पंचे 100, तो 8 पंचे 40। यहां पर देखिए 3, 15% बराबर 9 है, अगर इसको काटेंगे तो ये 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो ये 5% बराबर 3 है, तो 20 पंचे 100, तो 20 त्याई 60। यहां देखिए 25%, 25 चौके 100, तो 20 चौके 80। अब चाहे तो आप इसको काट लीजिए, चाहे तो आप मत काटिए। 0, 0, 0, ये कितना 2, ये कितना 3, ये कितना 4, और इन सब का जो सम है 4, 3, 7, 2, 9, और 9 बराबर आपको दिया हुआ है 14,400।
काट लेंगे, 9 एक कम 9, 9 छक्के 54, 16 नहीं है 44 होता है। अब आपसे पूछ रहा है मंथली इनकम ऑफ ईच, तो ए की जो मंथली इनकम है वो कितनी है, 2 है, मतलब 2 गुणे 1600, तो ये कितनी हो जाएगी भाई, 3200 रुपए। बी की मंथली इनकम कितनी है, 3 है, तो 3 गुणे 1600, मतलब ये कितनी हो जाएगी भाई, 4800। सी की जो मंथली इनकम है वो कितनी है, 4 है, तो 4 गुणे 1600, मतलब ये कितनी हो जाएगी भाई, 6400। और यही आपके सवाल का जवाब है। काफी खूबसूरत सवाल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है। अभी एक बात जरूर है कि मैंने अभी आपको परसेंटेज नहीं पढ़ाया हुआ है, अभी इसके तुरंत बाद हम परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो आपको थोड़ा सा ये इन वाले मामलों में काफी मदद मिलेगी। इन वाले मामलों में आप थोड़ा सा देख करके ही समझ सकते हैं कि 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 1 की वैल्यू दी गई है, 5 की वैल्यू निकालनी है, मतलब 5 का गुणा करना है। 25% की वैल्यू 1/4, मतलब 1 की वैल्यू दी गई है, 4 की वैल्यू निकालनी है। खैर अभी फिलहाल के लिए आप इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोबारा इसको अपने मन से लगाने की कोशिश कीजिए। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, पिछले वर्ष राम और श्याम की आय का अनुपात 3:4 था। पिछले वर्ष राम की आय का अनुपात 4:, पिछले वर्ष नहीं था, पिछले वर्ष तथा इस वर्ष राम की आय का अनुपात 4:5, श्याम की आय का अनुपात 2:3। यदि राम और श्याम की, ये कौन सी दी गई है, वर्तमान आय। देखिए सवाल में आपको ये कह रहा है, 2 आदमी है, राम है और श्याम है। अब इनकी बात हो रही, बात कब की हो रही है, पिछले वर्ष की। तो पिछले वर्ष इनकी आय का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3, और इसका कितना दिया हुआ है, 4। अब इसने बोला कि पिछला अनुपाते वर्तमान, ये कितना है, ए का कितना है, राम का कितना है, 2:3, और इसका कितना है भाई, श्याम का कितना है, सॉरी इसका 4:5, इसका है 4:5 और इसका है 2:3। अब देखिए दोनों की जो आय दी गई है वो ये दी गई है वर्तमान। यहां पर पिछले वर्ष की, मतलब ये 3 और 4 तो आपस में बराबर होने चाहिए, तो या तो अगर मैं बराबर करूंगा तो इसमें 3 का गुणा मार दूंगा तो ये 15 हो जाएगी। यहाँ 2 और 4 आपस में बराबर होना चाहिए, तो इसको मैं 2 का गुणा करूंगा तो 6 हो जाएगी। 15 और 6 21, और 21 बराबर कितना दिया हुआ है, 41,600। सिंपल सा है, चूंकि ये दोनों ही पिछले पिछले वर्ष की बात कर रहे हैं, तो ये 3 और 4 क्या होने चाहिए, आपस में बराबर। तो अब चूंकि मतलब तो हमको इससे है, तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 3 का, तो 3 चौके 12, 3 पच्चीस 15, आय कितनी हो गई 15। ये कितनी है, 4 है, ये 2 है, इस 2 को 4 बनाने के लिए कितने का गुणा, 2 का, तो 2 3 6, तो ये 15 और ये 6 21, मतलब 21 बराबर कितना दिया हुआ है, 41,600। 21 21 से कम 21 20 206, 6 1 7 7 4 11, नहीं कट रहा क्या, क्या डाटा है, देखिए सवाल में ये 3:4, ये 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4। हाँ देखिए एक चीज इनबैलेंस हो रही है, इसको यदि आप 12 कर रहे हो, इसको 4 कर रहे हो, तो फिर ये मामला कितना हो जाएगा 3:1 का, ये मामला इनबैलेंस हो गया। मैंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि ये रेशियो 3:4 दिया हुआ। देखिए सवाल में आपको कह रहा है पिछले वर्ष इसका 3 और 4 का था, तो ये 4 किसके बराबर है, 3 का। मैं बेसिक से उठा देता हूं, 4 बराबर 3 है, मतलब 1 की वैल्यू है 3/4, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुणे 3/4, मतलब 15/4। ये तो मामला इसका है। इसकी अगर मैं बात करूं तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब 2 बराबर कितना है 4 है, तो 1 बराबर 4/2 मतलब 2, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 2 मतलब कितना 6, तो ये वैल्यू हो जाएगी 15/4 और ये वैल्यू हो जाएगी 6। अब इसको देखेंगे तो 15 और 24 कितना हो जाएगा 39, और 39 से कम 39, 2 बचेगा 26, 13 से काटेंगे 13 3 39, 3200 1600, राइट। अब इसको या तो आप ऐसे करिए, या तो मैं बेसिक चीज आपको बता देता हूं, कुछ नहीं करना है, 5 तिहाई 15, 15/4, 4 तिहाई 12, 12/2, तो ये कितना हो जाएगा 6, ये यहां जाएगा तो ये हो जाएगा 15, और ये 6 चौके 24, और ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 8, और ये जो 8 तेरा है 5 और 8 है, मतलब 5 + 8 बराबर कितना दिया हुआ है 41,600,
मतलब 13 बराबर हो जाएगा 41,600। तो 1 बराबर 13 तिया 39, 13 तिया 39, 13 दूनी 26, एक की वैल्यू हो जाएगी 3200। और आपको पूछ रहा है करेंट इनकम ऑफ बात सेपरेटली, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 5 गुणे 3200, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और 1 16,000 रुपया। और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी 8 गुणे 3200, मतलब 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24 और 1 25, 25,600 रुपए। और यही डाटा आपसे पूछा गया था। या पहले तो आप इन दोनों धनों की अगर बात करेंगे तो आप सिंपल सा हिस्सा, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पिछले और वर्तमान जो दिया गया है वो हमेशा कहाँ रहता है, नीचे, जिसकी वैल्यू दी गई है। वैल्यू यहाँ पर किसकी दी गई थी, 3 और ये 4, मतलब 4 की वैल्यू 3 के बराबर है, 4 नीचे रहेगा, तो 3 गुणे 5 बटे 4, यहाँ पर 4 गुणे 3 बटे 2। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, किन्हीं दो रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के किरायों का अनुपात 4:3:2 है तथा इन श्रेणियों से कुल आय का अनुपात 1:2:3 है। देखिए, चाहे रेलवे स्टेशन की बात हो रही हो, चाहे वो टैक्सी की बात हो रही हो, चाहे वो हवाई जहाज की बात हो रही हो, आय होती कहां से है। अगर मान लीजिए किसी एक बस में 50 सीट्स है और एक सीट का किराया 50 रुपए है, मतलब उस बंदे की आय होगी 2500 रुपए। सिनेमा हॉल में भी यही आय का फॉर्मूला, मतलब जो आय बराबर होता है वो आय बराबर क्या होगा, आय बराबर होता है किराया और गुणे संख्या। और अगर आपसे संख्या पूछी जाए तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, आय बटे किराया। यही दो तरह के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। अब आपको सवाल बोल रहा है कि नहीं दो रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम द्वितीय तथा तृतीय, मतलब फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है और थर्ड क्लास है, किराए का अनुपात यहाँ पे क्या दिया हुआ है, किराया। किराया कितना दिया हुआ है भाई, किराया दिया हुआ है 4, 3 और 2। और आय कितनी दी हुई है, आय दी हुई है 1, 2 और 3। अब आपसे पूछ रहा है संख्या, आपसे किसकी बात की जा रही है, संख्या की। और संख्या बराबर क्या होता है, आय बटे किराया। तो आय बटे किराया मतलब 1/4, 2/3 और 3/2। मैंने अब वही आ गया, बेसिक रेशियो का आ गया। तो 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। तो 4 तिहाई 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 2 छक्के 12, 6 तिरिक 18। मतलब ये कह सकता हूं कि इनके जो यात्रियों की संख्या का अनुपात है वो है 3:8:18। बात करते हैं अगले सवाल की। इस सवाल को देख लीजिए। पिछले वर्ष किसी दो रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात क्रमशः 10:7 था तथा इस वर्ष इन दोनों श्रेणियों के किराए में क्रमशः 3:4, 5:9 के अनुपात में वृद्धि हो गई। यदि श्रेणियों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या बाद में दी गई है तो इन श्रेणियों से कुल प्राप्त आय 30,900 रुपए हो तो प्रत्येक श्रेणियों से प्राप्त आय। पिछले वर्ष किसकी किसकी बात हो रही है, फर्स्ट क्लास की और सेकंड क्लास की। ये बात कब की हो रही है, पिछले वर्ष की। कितना दिया हुआ है मामला, अनुपात कितना था, ये 10 था और ये कितना था, 7 था। फिर क्या बोल रहा है, इस वर्ष इन दोनों श्रेणियों की किराया, मतलब अब ये बात किसकी कर रहा है, पिछले की और वर्तमान की। तो यहां क्या मामला दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है 3:4 और यहां क्या मामला दिया हुआ है 5:9। मैंने अभी अभी आपको बताया ये कितना हो जाएगा 40/3 और ये कितना हो जाएगा 63/5। ये किसका हो गया, ये बात हो गई है किराए की। ये बात किसकी हो रही है, किराए की। संख्या आपको कितनी दी गई है, संख्या दी गई है 3 और 5। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आय। तो आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है किराया गुणे संख्या, मतलब 40/3 गुणे 3, 3 और 3 कैंसिल। फिर यहाँ पे 63/5 गुणे 5, 5 और 5 कैंसिल। मतलब ये टोटल मामला जो हो गया वो कितना हो गया 40 + 63 और इसकी वैल्यू आपको दी जा रही है 30,900 रुपए। मतलब ये 103 बराबर कितना है 30,900। सीधा सीधा कट रहा है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। अब आपसे पूछा क्या है, देन फाइंड द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम ईच कैटेगरी। ईच कैटेगरी मतलब फर्स्ट से कितना मिला था
40, तो 40 गुणे 300 मतलब यहां से कितना मिलेगा हमें 12,000 रुपए। जो सेकंड क्लास है यहाँ पे कितना है 63, तो 63 गुणे 300 मतलब 3 त्रिकाई 9, 3 छके 18, यहां से मुझे कितना मिलेगा 18,900 रुपए। और यही आपके सवाल का पूछा गया उत्तर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है यदि किसी टोकरी में आम, पपीता और बेल 3:4:5 के अनुपात में रखे हैं तथा इनको क्रमशः 10%, 20%, 30% बढ़ा दिया जाए। अब ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो आप ये ध्यान दीजिए 20% का मतलब ये होता है 0.2 का गुणा। ये क्यों होता है भाई? क्योंकि 20/100 इसका मतलब ही होगा 0.20, इसलिए हम 0.2 कर देते हैं। अगर मैं यहीं पर आपको बोल दूं 20% वृद्धि, 20% वृद्धि का मतलब कितना हो जाएगा 120%, और इसका मतलब होगा 1.2 का गुणा। और यही अगर मैं आपको बोल दूं 20% कमी, तो 100 से 20 कम मतलब कितना हो जाएगा ये 80%, और 80% का मतलब होता है 0.8 का गुणा। ये गुणा होगा किस पर? जिसमें ये हो रहा है। अगर मैं बोलूं कि ए में 20% की वृद्धि हो गई तो ए की जो वैल्यू है उसमें 1.2 का गुणा कर देंगे। अगर मैं बोलूं बी में 30% की कमी हो गई मतलब जी की जो वैल्यू है, बी की जो वैल्यू है 30 की कमी मतलब 70 मतलब 0.7 का गुणा। अब यहां पर सवाल में आपको जो कह रहा है वो क्या कह रहा है भाई? यहां पे कह रहा है आम, पपीता और बेल। यहां पे बोल रहा है आम, फिर बोल रहा है पपीता, और फिर बोल रहा है बेल। आम, पपीता और बेल का कितना है? ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। फिर आपको बोल रहा है वृद्धि हो रही है। यहां कितने की वृद्धि हो रही है? 10 की। इसमें भी कितने की वृद्धि हो रही है? 20 की। और यहां कितने की वृद्धि हो रही है? 30 की। अब ये 10 की वृद्धि मतलब 110, 110 मतलब कितने का गुणा? 1.1 का। 20 मतलब 120, 120 का मतलब कितने का गुणा? 1.2 का। 30 का मतलब कितने का गुणा? 1.3 का। तो ये कितना हो जाएगा? 3.3। ये कितना हो जाएगा? 4.8। और ये कितना हो जाएगा? 6.5। अब ये पूरा मामला कहां पहुंच गया? बैलेंसिंग में। रेशियो निकालना है, डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, तीनों डेसिमल हटा दीजिए। उत्तर कितना हो जाएगा आपका? 33, 48 और 65। और यही आपके सवाल का जवाब है। यही पूछा था ना, व्हाट इज द इंक्रीज रेशियो ऑफ, हाँ इंक्रीज रेशियो, रेशियो ही पूछा हुआ है, आपका उत्तर आ चुका है। अगले सवाल की बात करते हैं। सवाल में आपको बोल रहा है यदि किसी ध्यान खेत में मक्का, धान तथा सब्जी लगे हैं, इनके द्वारा लगाए गए भाग का अनुपात। अब फिर वही मामला है, क्या लगा हुआ है? मक्का, धान और क्या लगा हुआ है? सब्जी। कितना है ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। कितना कितना बढ़ा दिया गया? मक्के को बढ़ा दिया गया 10%, ये वृद्धि हुई है। यहां पर भी बढ़ा दिया गया 10%, ये भी वृद्धि हुई है। सब्जी के बारे में कोई चर्चा नहीं है, सब्जी मतलब उतनी की उतनी ही रहेगी। सभी फसलों के बीच के भाग का अनुपात। अब देखिए 10 की वृद्धि मतलब 110, 110 का मतलब 1.1 का गुणा, 10 की वृद्धि मतलब 110 मतलब यही। और ये वाला जो डाटा है वो एज इट इज रह जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा। तो ये कितना है 4.4, ये कितना है 5.5 और ये एज इट इज रह जाएगा 6। अब यहां हमें क्या करना है? अब देखिए जब बैलेंसिंग की बात मैंने आपको बताई थी उस समय मैंने आपको बताया था कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है वो सभी में समान होने चाहिए जितने रेशियो हमें निकालने हैं। अब यहां डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ भी आप डेसिमल के बाद एक डिजिट कर दीजिए। अब ये तीनों चीजें क्या हो जाएंगी? कैंसिल। मतलब आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 44 अनुपाते 55 अनुपाते 60। क्योंकि 3 के तीनों किसी एक संख्या से नहीं कट रहे हैं इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 44, 55 और 60। दोस्तों आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ बहुत ही खूबसूरत सवाल हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी रहेगा। क्योंकि इसमें कुछ सवाल प्रतिशत से संबंधित थे, अभी प्रतिशत का टॉपिक
हमने नहीं कराया है। रेशियो के तुरंत बाद हम परसेंटेज का टॉपिक कराएंगे। और अभी मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में जो भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसमें 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है: टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एसआई एंड सीआई और एलिगेशन। और मैं आपको बताऊं, एलिगेशन बेसिकली रेशियो का ही पार्ट है, वो कुछ अलग से नहीं है। एक आध वीडियो के बाद ही एलिगेशन का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, या हो सकता है नेक्स्ट वीडियो एलिगेशन का आ जाए। अभी एज बचा हुआ है, देखते हैं एलिगेशन पहले बनाते हैं या एज पहले बनाते हैं। हो सकता है एज पहले आए, एक वीडियो के तुरंत बाद एलिगेशन आ जाए। इसके तुरंत बाद हम परसेंटेज करेंगे। हम भी चाहते तो हम रेशियो और परसेंटेज को छोड़ करके टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, क्योंकि रेशियो और परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग लगभग हर तैयारी करने वाला बच्चा जानता है। लेकिन दोस्तों, हमारी कोशिश ये है कि कोई भी बच्चा जो बिल्कुल अभी तैयारी को स्टार्ट कर रहा है वो भी वीडियोज को देख करके अपनी तैयारी को कंप्लीट कर पाए। और जो बच्चे अभी बीच में हैं उनको भी मैं यही सलाह दूंगा कि वो वीडियोज को देखें। निश्चित तौर पर उन्हें वीडियोज में कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ नए तरीके, कुछ ना कुछ नए ट्रिक्स अवश्य मिलेगी। ट्रिक्स वाले सवाल, चूंकि इन सवालों में हम ट्रिक्स का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये सवाल आपके बेसिक को मजबूत करने के लिए। इसके तुरंत बाद हम क्या करते हैं, एसएससी के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो हमें आपके लिए लेकर के आते हैं, और वहां पर सवालों को तुरंत कैसे लगाया जाता है वो तरीके हम आपको सिखाते हैं। एवरेज में आपने ये बात देखी भी होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी कमियां नजर आ रही है या आप और भी कोई सवाल जानना चाहते हैं तो उसके लिए कृपया कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।